नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं फैमिली लॉ लेक्चर 2। पिछले में बताया था हिंदू कौन है और विवाह के स्रोत, तो यहाँ पर बताएंगे हिंदू वैध विवाह कैसे होता है और हिंदू वैध विवाह क्या क्या शर्तें कानून द्वारा लागू की गई हैं और हिंदू वैध विवाह के अंतर्गत कितने सेक्शन हैं, इस सब पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम जैसे आपको बता दें, हिंदू मैरिज एक्ट जो हमारा है अधिनियम 1955, हिंदू मैरिज एक्ट अधिनियम 1955, उसकी 9 अनिवार्य शर्तें रखी गई हैं। किस लिए? हिंदू विधि के अंतर्गत एक वैध विवाह कैसे संपन्न कराया जाए। जैसे कोई व्यक्ति विवाह करता है तो बहुत सारी रस्में होती हैं, तो उसमें वैध विवाह की 9 शर्तें रखी गई हैं। उन 9 शर्तों को कोई व्यक्ति जो फॉलो करता है तो वह विवाह वैध है। अब उसमें बहुत सी शर्तें बहुत लोग नहीं फॉलो करते हैं, लेकिन उस कंडीशन में वो कोर्ट भी नहीं जाते। लेकिन जिस कंडीशन में कोर्ट जाना पड़े तो ये 9 शर्तें पूरी होना बड़ा ज़रूरी है, तभी कोर्ट इस केस को लेगी, वरना इसकी सारी डिक्रियाँ शून्य होंगी धारा 11 के अनुसार। तो अब बात कर लेते हैं इस पर। जो हमारा पहला पॉइंट है, आवश्यक शर्त है, जो विवाह होगा, विवाह करने वाले स्त्री पुरुष दोनों अविवाहित हों। ठीक है। अब माना ए कोई व्यक्ति है, ए छोड़ो, अब माना अभिषेक एक व्यक्ति है और रानी एक फीमेल है। रानी ने पहली शादी त्याग दी, तलाक दे दिया, और माना उसका तलाक अभी नहीं हुआ है तो वह अभिषेक से शादी कर लेती है, तो उसकी शादी की सारी डिक्रियाँ होंगी वो शून्य मानी जाएंगी। धारा 5 ये कहता है। क्यों? क्योंकि अभी उसका तलाक हुआ नहीं है ना, तो वहाँ पे उसका जो शादी का प्रोसेस है धारा 5 के अंतर्गत वो अनवैलिड हो जाएगा। तो आपको यही बताया गया है पहले वाले पॉइंट में, विवाह करने वाले स्त्री और पुरुष दोनों अविवाहित हों, दोनों क्या हों? विवाह ना हुआ हो। पहले भले ही विवाह हुआ हो, लेकिन या तो किसी का जीवन साथी खत्म हो गया हो या तो उसको छोड़ के चला गया हो, 7 साल से ज़्यादा हो गए हों, तब उस कंडीशन में ये सारा जो सिनेरियो है वो पूरा बन जाता है। क्योंकि वो 7 साल से ज़्यादा हो गया, अब आने की कोई उम्मीद नहीं है, तो उस कंडीशन में वह स्त्री तलाक दे सकती है, पुरुष तलाक दे सकता है, और विवाह के लिए वो एलिजिबल हैं और दोनों का विवाह संपन्न हो जाएगा, है ना। तो सीधी सीधी बात यह है कि स्त्री पुरुष दोनों पहले से शादीशुदा ना हो तो वह हिंदू रीति और नियम कानून के तहत विवाह वैलिड विवाह कहलाएगा। अब इसका सेकेंड पॉइंट क्या है? जैसे कोई व्यक्ति है, विवाह करने जा रहे हैं, अब पागल ना हो, फीमेल है तो वो भी पागल ना हो, मंद बुद्धि ना हो, और जो पागल और मंद बुद्धि दोनों है या इसमें से किसी एक सिनेरियो पे वो फिट बैठता है, पागल है, मंद बुद्धि है, तब उसका जो विवाह होगा धारा 5(2) के अंतर्गत शून्यकरण कहलाएगा, मतलब वो एक वैलिड विवाह नहीं होगा। फिर बात कर लेते हैं सिनेरियो इसका 3 नंबर क्या कहता है? लड़का, कोई लड़का है तो विवाह करने के जो योग्य है वह 21 वर्ष का होना चाहिए, 21 वर्ष में उसका विवाह हो सकता है। और जो लड़की है तो उसका 18 वर्ष होना बड़ा अनिवार्य है, वरना उसके पिताजी लाठी लेके आ जाएंगे, राइफल मार देंगे मंदिर में, बड़ा दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो लड़का है 21 वर्ष का हो, लड़की हो 18 वर्ष की हो, तब उसका विवाह एक वैलिड विवाह है। फिर बात कर लेते हैं नंबर 4 पे। आपको बताया गया है ना कि जो चौथा पॉइंट है इसका एक वैलिड मैरिज का, तो एक गोत्र नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा एक गोत्र के जो हैं, तो हिंदू मैरिज एक्ट अधिनियम 1955 के तहत वह विवाह शून्य डिक्रियों में जाएगा और उस पर वह जो विवाह है अनवैलिड कहलाएगा। तो एक गोत्र नहीं होना चाहिए, ये कौन कहता है? एक गोत्र नहीं होना चाहिए, धारा 5 के अंतर्गत ही इसको ले सकते हैं। जैसे आपको बताया ना, धारा 5(3) के अंतर्गत बोला गया है कि नातेदारी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, वही एक गोत्र हो गया, वो भी नहीं होना चाहिए। जो गोत्र एक होता है तो धारा 11 के अंतर्गत वह विवाह जो है शून्य कहलाएगा। ऐसा कहाँ बोला गया है? फैमिली लॉ हिंदू मैरिज एक्ट अधिनियम 1955 के अंतर्गत, है ना। तो एक गोत्र नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात। फिर बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5 की।
पॉइंट नंबर में 5 बोला गया है सपिंड नहीं होना चाहिए। अब सपिंड का अर्थ मित्रों क्या है? सपिंड नहीं होना चाहिए मतलब नातेदारी नहीं होनी चाहिए, रिलेशनशिप नॉन एलिजिबल मैरिज के लिए। जैसे हमारे कोई रिलेशन में है, उनसे शादी कराते हैं अपने पुत्र की या अपने किसी नातेदार की, तो एक रिलेशनशिप बन गया। इसीलिए इसमें बोल दिया गया है कहाँ पे? 5 में सपिंड नहीं होना चाहिए। अगर सपिंड है तो सोने डिक्रियों में चला जाएगा, तो विवाह एक वैलिड विवाह नहीं होगा। मतलब हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इतनी सारी कंडीशन फॉलो कर लगे तो वो मैरिज बिल्कुल हिंदू मैरिज एक्ट के तहत है, लेकिन अगर फॉलो कोई नहीं करता वो बात अलग है। तो सपिंड नहीं होना चाहिए मतलब नातेदार नहीं होना चाहिए। अगर नातेदार है तो धारा 11 के अंतर्गत वह विवाह शून्य हो जाएगा। फिर छठा पॉइंट क्या बोला गया है? पॉइंट नंबर 6, कोई लड़की है 18 वर्ष की नहीं है या फिर 18 वर्ष की होनी चाहिए, है ना। कोई लड़की है शादी करने जा रही है तो उसका 18 वर्ष होना अनिवार्य है। अगर अनिवार्य नहीं है तो उसके अभिभावक की अनुमति होनी चाहिए। उसके अभिभावक अनुमति कब देंगे? धारा 5(3) के अंतर्गत उसके अभिभावक अनुमति नहीं दे रहे तो शादी क्या है? अनवैलिड है ना। उसमें क्या होगा कि जबरदस्ती करा रहे शादी, कपट पूर्वक, सेक्शन नंबर 12। तो कपट पूर्वक शादी का वो सेक्शन नंबर 12 बन जाता है। फिर बात कर लेते हैं 7 नंबर, रीति रिवाजों का पालन करके विवाह होना चाहिए। रीति रिवाज मतलब जैसे समाज में 50 लोग खड़े हैं, है ना, जयमाला हो रहा है, सब फोटो खींच रहे हैं, पूरा बढ़िया दृश्य है ना, लड़का लड़की फूल दे रहे हैं एक दूसरे को है ना, लड़का लड़की फूल दे रहे हैं एक दूसरे को। फोटोग्राफर आके बेवकूफ़ बना रहा है कि यो डिज़ाइन में खड़े हो, वो डिज़ाइन में खड़े हो, है ना। तो मार लड़का लड़की पूरा डिज़ाइन में पोज दे रहे हैं, पूरा फिल्म की शूटिंग चल रही है, लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, पूरा पैसा भी दे रहे हैं पीछे से, ये लो, लड़की हाथ खड़ा कर रही है, हाँ लाओ। तो ऐसा होता है रीति रिवाज, है ना। सिर्फ पैसे लेने के लिए रीति रिवाज हमारे समाज से बनाया गया है हमारी बात मत लिखना, जो यहाँ है प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत वही लिखना। रीति रिवाज का पालन करके विवाह होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट सिनेरियो पे आते हैं 8 नंबर, दोनों पक्षकारों में स्वतंत्र अनुमति हो। वैसे एक पार्टी ए है, दूसरी पार्टी बी है, ए पार्टी लड़का है, बी पार्टी लड़की है, दोनों में स्वतंत्र सहमति हो, किसी में मतलब दबाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्वतंत्र हों, एक दूसरे से वार्तालाप हुई, पूरा ये चर्चा हुई, डिस्कस हुई कि हाँ लड़का तुम्हारा शादीशुदा नहीं है, लड़की हमारी शादीशुदा नहीं है ना, हमारा लड़का पागल भी नहीं है, ये मेडिकल सर्टिफिकेट है ले लो, मंदबुद्धि हमारी लड़की नहीं है, मेडिकल सर्टिफिकेट ले लो, सेक्शन 5(2) का पूरा पालन कर रहे हैं, लड़के की आयु हमारे 18 वर्ष है, ये बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट ले लो, लड़की की आयु 18 वर्ष है, ये लो बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट ले लो, है ना। एक गोत्र हमारा तुम्हारा नहीं है, गोत्र चेंज है, कोई दिक्कत नहीं है, पंडित आता है गोत्र बताने के लिए। सापिंड नहीं होना चाहिए, नातेदारी दिखेंगे, अच्छा हमारी तुम्हारी तो 5 पीढ़ियों तक कोई नातेदारी नहीं है। जो नातेदारी का रिलेशन है ना, लड़के की तरफ से 5 पीढ़ी, लड़की की तरफ से 3 पीढ़ी तक के नातेदारी को इस प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत रखा गया है। फिर बात कर लेते हैं लड़की 18 वर्ष की नहीं है, चलो कोई बात नहीं, अभिभावक बोल रहा है कि शादी कर लो, हो जाएगी, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं रीति रिवाजों का पालन करके विवाह होना चाहिए। सारे फंक्शन तो लास्ट में होंगे ही जब विवाह की डेट आएगी। दोनों पक्षकारों में स्वतंत्र अनुमति है, तभी तो पंडित बैठा है, पूरा सब पूछ रहा है गोत्रोक्त, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। वर तथा वधू, अब ये तो पारिवारिक मामला हो गया, 1 से 8 तक परिवार की सहमति है। अब 9वां जो है, एक लड़का और लड़की के बीच में सहमति है ना, वो क्या बोलता है, वर तथा वधू में समागम करने की क्षमता है तो ठीक है, क्षमता नहीं है किसी एक में, बिल्कुल तुरंत ही खत्म हो जाने का प्रयास है, तब तो दिक्कत है। तो पॉइंट नंबर 9, इसके तहत भी 2 में से कोई एक व्यक्ति चाहे तो न्यायालय का दरवाज़ा खट सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो गया हिंदू विधि के अंतर्गत विवाह की आवश्यक शर्तें, हिंदू विवाह अधिनियम 1935 की 9 अनिवार्य शर्तें। ये 9 अनिवार्य शर्तें जो पालन हो रही हैं तो विवाह एक वैलिड है और डिक्रियाँ पूरी तरीके से लागू होंगी। जो इन 9 में से एक भी जो डिसमिस हो गया तो डिक्रियाँ फेल हो जाएंगी। फिर हम बात कर लेते हैं, यहाँ कुछ IPC वगैरह बताए हैं, चर्चा कर लेते हैं। धारा 5, आपको बड़ा इंपॉर्टेंट धाराओं पे ध्यान देना चाहिए। धारा 5, अविवाहित हो, लड़का या लड़की शादी कर रहे हैं तो दोनों अविवाहित होने चाहिए, किसी प्रकार की मैरिज नहीं होनी चाहिए। धारा 5 अविवाहित हो। फिर धारा 5(2) के अंतर्गत
पागल व मंदबुद्धि नहीं होने चाहिए। कौन? लड़का लड़की पागल व मंदबुद्धि नहीं हो। धारा 5(3) गर्ल 18 साल की होनी चाहिए। 18 साल की लड़की नहीं है तो उसके अभिभावक की पूर्ण सहमति होनी चाहिए। धारा 7 हिंदू विवाह के लिए संस्कार का पूरा पालन होना चाहिए, जैसे आपको बताया रीति रिवाज, ये धारा 7 के अंतर्गत आता है ना। फिर धारा 8 कोई व्यक्ति इतना बवाला नहीं करना चाहता है तो सीधा कोर्ट में जाके विवाह अधिनियम 1955 की धारा 8 के अंतर्गत विवाह का रजिस्ट्रेशन करा ले तो विवाह वैलिड होगा। फिर धारा 11 है ना, धारा 5(1), 5(2), 5(3) का जो उल्लंघन करता है तो धारा 11 के अंतर्गत विवाह की डिक्रियाँ शून्य होंगी। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक, हिंदू विधि के अंतर्गत एक वैलिड मैरिज एक्ट के अंतर्गत हिंदू विवाह की प्रमुख शर्तें और वैध विवाह की प्रमुख बातें 9 प्रकार की हैं। ये सब इस प्रकार के हैं। वीडियो अच्छा लगा और लाइक सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।